अभी हम लोग देखेंगे कि लिक्विड रिसीवर का काम क्या है। लिक्विड रिसीवर गैस को और लिक्विड को अलग अलग करने का काम करता है। गैस अर्थात हवा हल्की होने के कारण ऊपर ही रहते हैं और लिक्विड जो तरल होता है अपने भार से अधिक होने के कारण हमेशा नीचे ही रहता है। मतलब लिक्विड रिसीवर में नीचे की ओर लिक्विड रहता है और ऊपर की ओर गैस रहता है। तो लिक्विड रिसीवर में अगर कभी लिक्विड की मात्रा कम हो जाए या गैस कम हो जाए या आपके पूरे प्लांट में कभी गैस कम हो जाए तो कम होने पर गैस चार्जिंग करने के लिए हम लिक्विड रिसीवर के द्वारा यहाँ पर गैस चार्ज करते हैं। बल्कि हम लोग फ्रिज और एसी में गैस चार्जिंग करने के लिए सक्शन लाइन का यूज किया जाता है, लेकिन बड़े बड़े प्लांटों में लिक्विड रिसीवर में से गैस चार्ज किया जाता है। यहाँ पर जब प्रेशर आवश्यक मात्रा से ज्यादा मात्रा में बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ने की स्थिति में उसको विस्फोटक स्थिति से बचने के लिए यहाँ पर एक किंग वॉल लगाया रहता है, उसको बोलते हैं किंग वॉल। प्रेशर आवश्यक मात्रा से ज्यादा तक अगर बढ़ गया तो प्रेशर को रिलीज करने के लिए यहाँ पर एक वॉल रहता है, उसको बोलते हैं किंग वॉल या सेफ्टी वॉल। रिसीवर के ऊपर जो वॉल रहता है उसको क्या बोलते हैं, सेफ्टी वॉल या किंग वॉल। अगर आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि किंग वॉल क्या करता है, तो किंग वॉल प्रेशर को रिलीज करने का काम करता है। जैसे अपने प्रेशर कुकर, प्रेशर अगर आवश्यक मात्रा से बढ़ जाए तो प्रेशर रिलीज कर देगा। रिसीवर के अंदर अगर कभी गैस का प्रेशर बढ़ गया तो जो गैस का प्रेशर बढ़ा है उस गैस के प्रेशर को रिलीज करने का काम आपका किंग वॉल या सेफ्टी वॉल करेगा। फिर देखा कि आउटलेट, इस आउटलेट का क्या काम है। आउटलेट का काम है कि जो लिक्विड है इस लिक्विड को अलग अलग भागों में भेजना अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर तक भेजने का काम आपका आउटलेट करेगा। फर्स्ट यहां पर देखा इनलेट, सेकेंड देखा आउटलेट, ये देखा केवी किंग वॉल और ये देखा सीवी चार्जिंग वॉल। और उसी तरह से यहां पर एक गेज होता है, उसको बोलेंगे एचपी हाई प्रेशर गेज। हाई प्रेशर गेज का काम है प्रेशर कितना है ये चेक करने के लिए यहाँ पर हाई प्रेशर गेज है। प्रेशर कितना है ये चेक करने के लिए यहाँ पर हाई प्रेशर गेज है। अगर लिक्विड रिसीवर का आउटलेट का प्रेशर या पूरे टैंक का प्रेशर हमें चाहिए 180, अगर 180 से ज्यादा मात्रा में बढ़ गया तो इस सिस्टम के लिए हानिकारक है। प्रेशर बढ़ने की रीजंस क्या है, कंडेंसर में गैस सही तरह से ठंडा नहीं हो रहा है। अगर कंडेंसर में गैस सही तरह से ठंडा नहीं हुआ तो यहाँ पर ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा, जो पूरे प्लांट के लिए और आसपास के एरिया के लिए विस्फोटक और डेंजरस हो सकता है। इसके लिए किंग वॉल की सेफ्टी करना, किंग वॉल की सुरक्षा करना, उसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए रिसीवर के ऊपर हर एक प्रकार के वॉल्व है, इनलेट वॉल, चार्जिंग वॉल, किंग वॉल, गेज, आउटलेट वॉल, ऐसे कई सारे प्रकार के वॉल है। इसके अंदर लिक्विड कितनी मात्रा में ये सब चेक करने के लिए यहाँ पर एक साइड ग्लास होता है। साइड ग्लास से चेक किया जाता है कि इसके अंदर लिक्विड कितना है, अमोनिया लिक्विड कितना है, ये पूरा भरा हुआ है कि नहीं। अगर एकदम कम रहेगा तो सिस्टम के लिए डेंजरस है। अगर इसके अंदर ज्यादा मात्रा में गैस प्रेशर रहेगा तो ये फट सकता है, ये फटना नहीं चाहिए। इसके लिए यहाँ पर सेफ्टी ग्लास है चेक करने के लिए, किंग वॉल है, चार्जिंग वॉल है। इसकी सुरक्षा के लिए कई सारे वॉल है, क्योंकि पूरे प्लांट की सुरक्षा कौन करता है, लिक्विड रिसीवर। तो इस तरह से लिक्विड रिसीवर में जो गैस को लिक्विड में बदलने का काम किया जाता है। फिर ये लिक्विड एक लिक्विड लाइन के द्वारा आएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, इसको बोलेंगे LL फॉर लिक्विड लाइन। इस लिक्विड लाइन में से ये गैस निकलेगा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर में। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। चार डिस्ट्रीब्यूटर लाइन दिए, 1 2 3 4, अर्थात आप एक ही लाइन में से 4 अलग अलग इवेपोरेटर में लिक्विड को सप्लाई कर सकते हो। इस आइस फैक्ट्री में एक कोल्ड रूम दिखा है और जो बाकी 3 इवेपोरेटर है, ये 3 इवेपोरेटर ब्राइन टैंक के हैं। यहां पर हमने देखा टैंक टाइप इवेपोरेटर, ये जो टैंक टाइप इवेपोरेटर है, इस टैंक टाइप इवेपोरेटर को लिक्विड सप्लाई करने का काम आरसीडी करेगा और आरसीडी को लिक्विड सप्लाई करने का काम डिस्ट्रीब्यूटर करेगा। अर्थात यहां पर मैंने 2 नंबर के, 1 नंबर और 2 नंबर के वॉल में एक थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल नाम की आरसीडी यहां पर यूज की। ये जो आरसीडी है, इस आरसीडी में
सबसे ऊपर वाले भाग में थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल यानी कि थर्मल बेलोज है। थर्मल बेलोज का काम है कि जब इसको हीटिंग मिलेगी तो ये बेलोज का आकारमान फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिससे बेलोज के नीचे लगी हुई नीडल नीचे सरकेगी। ये जो अभी मैंने बनाई इसको बोलते हैं नीडल। और नीडल के ऊपर वाला ये जो भाग है इसको बोलेंगे ओरिफेस। ये जो ट्रायंगल अभी जो मैंने बनाया इसको बोलेंगे ओरिफेस। ये जो ओरिफेस होता है, ये ओरिफेस एक्सपेंशन वॉल की इनलेट पाइप को कंट्रोल करने का काम करेगा। यहां पर फिल्टर लगा है, इसको बोलेंगे स्ट्रेनर या फिल्टर। रिसीवर से डिस्ट्रीब्यूटर से आने वाले लिक्विड को फिल्टर करने का काम ये फिल्टर करेगा। नंबर 2 नंबर का जो वॉल है, इस वॉल को मैंने आरसीडी के साथ जोड़ा, अर्थात ब्राइन टैंक के साथ अभी मुझे जोड़ना। ये हुआ उसका आउटलेट। इस आउटलेट को हमने जोड़ा इनलेट पाइप के साथ, इवेपोरेटर के इनलेट पाइप के साथ। और इवेपोरेटर का आउटलेट पाइप सक्शन पाइप, ये सक्शन वॉल के साथ हम लोग यहां पर जोड़ेंगे। एक्सपेंशन वॉल का जो सेंसिंग बल्ब है, इस सेंसिंग बल्ब को इवेपोरेटर के लास्ट वाले पाइप के साथ हमने यहां पर ऐसे जोड़ा। यहां पर ये लगा है सेंसिंग बल्ब। जब इस सेंसिंग बल्ब को हीट यानी कि उष्मा लगेगी तो इस सेंसिंग बल्ब को उष्मा लगने के कारण ये जो थर्मल बेलोज है, थर्मल बेलोज का आकारमान फैल जाएगा। आकारमान फैलने से ओरिफिस लॉक जो था ये ओपन होगा और यहाँ से लिक्विड आना चालू हो जाएगा। जैसे यहाँ से लिक्विड आएगा तो लिक्विड एक्सपेंशन बॉडी में आएगा। इस एक्सपेंशन बॉडी में लगभग 75% लिक्विड पूरा भरा रहेगा। एक्सपेंशन बॉडी में 75% लिक्विड होगा और इस इवेपोरेटर में जब 75% लिक्विड होगा उस वक्त इवेपोरेटर के लास्ट पाइप को जैसे इस लो टेम्परेचर गैस का स्पर्श लगेगा यानी कि ठंडे गैस का स्पर्श लगेगा, जो अपने इवेपोरेटर में जो टेम्परेचर सेट किया था -9 -10 डिग्री सेल्सियस, उतना टेम्परेचर जब इस सेंसिंग बल्ब को लगेगा तो सेंसिंग बल्ब में से जो वेपर था, जो वाष्प थे, ये वाष्प भी तरल में बदल जाएंगे, ये हवा भी लिक्विड में बदल जाएगी और ये लिक्विड में जाने से ये नीडल का बेलोज का आकारमान सिकुड़ जाएगा, बेलोज का आकारमान कम होगा, जिससे नीडल ऊपर आएगी और नीडल ऊपर आने से वापस ये ओरिफिस इनलेट को लॉक कर देगा। अगर ये यहाँ पर लॉक हुआ तो इन डिस्ट्रीब्यूटर में से आने वाला लिक्विड इवेपोरेटर में नहीं आएगा। यहाँ पर आपने देखा लिक्विड लाइन में, अर्थात लिक्विड रिसीवर से निकला हुआ हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड, लिक्विड लाइन तक, यहाँ तक उसका प्रेशर है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड। डिस्ट्रीब्यूटर के आउटलेट लाइन तक इसका प्रेशर है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड। जैसे ये आरसीडी में एंट्री करेगा तो आरसीडी में एंट्री करने पर जैसे बाहर निकलेगा तो यहाँ पर उसका प्रेशर हो जाएगा लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड। रेफ्रिजरेशन के नियम में हमने देखा कि जब किसी तरल पदार्थ का प्रेशर कम कर दो तो उसका टेम्परेचर और भी डाउन हो जाता है। यहाँ पर प्रेशर था हाई, आउटलेट पे प्रेशर हुआ लो, यानी कि लिक्विड का प्रेशर कम कर दिया तो उसका टेम्परेचर और भी डाउन हुआ। अर्थात ये चिल्ड अमोनिया इस पाइप के द्वारा इस इवेपोरेटर में जाएगा। जैसे ये इवेपोरेटर में जाना चालू हो जाएगा तो इवेपोरेटर के अंदर ये जो ब्राइन है, ब्राइन मतलब क्या है, कैल्शियम क्लोराइड और पानी के मिश्रण को ब्राइन बोलते हैं। कैल्शियम क्लोराइड अर्थात नमक पानी के मिश्रण को ब्राइन कहा जाता है। कैल्शियम क्लोराइड और पानी के मिश्रण को ब्राइन कहते हैं। इस ब्राइन को लगभग -9 डिग्री सेल्सियस में ठंडा किया जाता है। ये -9 डिग्री सेल्सियस में ठंडा होने के बावजूद भी जमता नहीं, फ्रीज नहीं होता है, क्योंकि इसका रीजन ये, यहाँ पर एक एजिटेटर पंप लगाया जाता है। ये जो पंप रहता है, इस पंप के ऊपर एक फैन ब्लेड है। ये ब्लेड इस लिक्विड को कभी फॉरवर्ड रिवर्स ऐसे चलाता रहेगा। एक बड़ा ऐसे 20 बाय 20 का 400 स्क्वायर फीट का ऐसे बड़ा एक टैंक रहेगा इवेपोरेटर, इसमें कई मात्रा में ब्राइन होगा। ये ब्राइन को जमने नहीं देना है, इसके लिए यहाँ पर एक ऐसा फैन लगा है। टैंक के अंदर ही फैन होता है कि कभी रिवर्स फॉरवर्ड ऐसे चलाएगा, जिससे ब्राइन चारों दिशा में ऐसे घूमता रहेगा, कभी आगे पीछे ऐसे ही चलता रहेगा। और ब्राइन का टेम्परेचर लगभग -9 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होगा। यहाँ पर आपने जो देखा ब्राइन टैंक, इस ब्राइन टैंक के अंदर अभी वाटर टैंक लगे रहते हैं। ये एक के नीचे एक ऐसे कई सारे वाटर टैंक होते हैं। ये जो टैंक है, ये टैंक MS के धातु के बने होते हैं। एक समय में इसके अंदर लगभग 10 से 12 घंटे में आइस बनने लगता है।
10 से 12 घंटे में इसमें आइस बनने लगता है। शुरुआत में आपने जो इसके अंदर पानी भरा था, ये पानी को आइस में बदलने के लिए आपको 10 से 12 घंटे का समय लगेगा। ऊपर वाले में आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ पानी है, और नीचे वाले भाग में आपने देखा कि इसमें अभी आइस जम नहीं रहा है, मतलब जम रहा है, और नीचे वाले में देखा कि अभी इसमें आइस पूरी तरह से जम चुका है। तो ऐसे कुछ समय बाद ये आइस, मतलब अलग अलग टाइम में आइस जमने लगता है। तो ये जो ब्राइन है, ये ब्राइन क्या करता है, अपनी ठंडी का स्पर्श इस टैंक को देगा, और टैंक के अंदर का पानी कुछ समय बाद ऐसे आइस में बदलने लगेगा। जब पानी की हीटिंग का स्पर्श, पानी की उष्मा का स्पर्श ब्राइन को लगेगा, तो ब्राइन अपनी हीट का स्पर्श टैंक को देगी, और टैंक यानी कि इवेपोरेटर के अंदर आने वाला लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड आउटलेट में आते आते लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस में बदल जाएगा। अर्थात इवेपोरेटर में वाष्पीकरण कैसे होता है, तो हीट ट्रांसफर हो जाती है। पानी अपनी हीट का स्पर्श ब्राइन को देगी, और ब्राइन अपनी हीट का स्पर्श टैंक को देगी। टैंक अपनी ठंडी का स्पर्श ब्राइन को देगा, ब्राइन अपनी ठंडी का स्पर्श टैंक को देगा, और टैंक के अंदर का पानी ठंडा हो जाएगा। दिस इज सेकेंडरी प्रोसेस। इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट दो प्रकार के होते हैं, आपने रेफ्रिजरेंट के लेसन में देखा। रेफ्रिजरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट टू, फर्स्ट ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकंड ऑफ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। अभी ये जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, इसको बोलते हैं हम ब्राइन। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, डिफ्रीजर, वाटर कूलर, इसमें जो रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं, इसमें जो गैस चार्ज करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी, जो डायरेक्टली उन पदार्थों को ठंडा करता है जो सामने रखे गए। लेकिन सेकेंडरी मतलब इसके मध्य में जो भाग आता है, जिसको बोलते हैं ब्राइन, क्योंकि पहले इवेपोरेटर ब्राइन को ठंडा करता है, फिर ब्राइन उसको ठंडा करता है। दिस इज सेकेंडरी वर्क। मतलब ब्राइन क्या है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो ब्राइन का टेम्परेचर कितना होता है, ब्राइन टाइम में -9 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ पर जो बर्फ जमता है, इस बर्फ को निकाल कर एक अलग से जगह में स्टोरेज किया जाता है, उसको बोलते हैं स्टोरेज रूम। उसको बोलते हैं स्टोरेज रूम। इस स्टोरेज रूम को कंक्रीट से पूरी तरह से मतलब पैक किया जाता है। उसके ऊपर से थर्मोकोल सीट आती है। थर्मोकोल सीट आने पर उसके ऊपर से वापस एक एमएस की शीट चढ़ाई जाती है, मतलब एकदम एयर टाइट किया जाता है ताकि अंदर की हवा बाहर न जाए। अब ये जो स्टोर रूम है, इस स्टोर रूम में लिक्विड कहां से आता है, सेम आपने यहां पर देखा, एक वॉल अभी तक खुला है, मतलब 3 वॉल बचे। इसमें से अभी मैंने एक ही यूज किया था, 2 नंबर का, डिस्ट्रीब्यूटर में से, डीबी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर में से मैंने अभी सिर्फ 2 नंबर का वॉल ओपन किया था। अभी जो 1 नंबर का वॉल है, इस 1 नंबर के वॉल को मैंने कोल्ड रूम के लिए यहां पर रखा था। यहां पर एक हैंड एक्सपेंशन वॉल नाम की आरसीडी यूज की गई थी। हैंड एक्सपेंशन वॉल में नंबर 1 से 1 नंबर का जो वॉल है डिस्ट्रीब्यूटर का, यहां से लिक्विड सप्लाई किया, और हैंड एक्सपेंशन वॉल के आउटलेट से मैंने कोल्ड रूम के अंदर जो इवेपोरेटर लगाया उसको लिक्विड दिया। कैसे होगा, अगर मुझे ब्राइन यहाँ का टेम्परेचर, कोल्ड रूम का टेम्परेचर मुझे चाहिए -12 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने इस वॉल को ना अधिक मात्रा में ऐसे ओपन किया है, लूज किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड इस इवेपोरेटर में जाए। ये जो कोल्ड रूम है, इसके अंदर बेयर पाइप इवेपोरेटर होता है, इसको बोलेंगे बेयर पाइप इवेपोरेटर। इस इवेपोरेटर में हैंड एक्सपेंशन वॉल HEV हैंड एक्सपेंशन वॉल नाम की आरसीडी यूज की जाती है। हैंड एक्सपेंशन वॉल इसलिए बोला जाता है ताकि यहाँ पर ना ऊपर एक व्हील है, इस व्हील को हम लोग मैनुअली हाथ से ऑपरेट करते हैं ना, इसीलिए इसको बोलते हैं हैंड एक्सपेंशन वॉल। इस वॉल को जितना टाइट करेंगे उतना यहां से निकलने वाला प्रेशर लो हो जाएगा, इसको जितना लूज करेंगे उतना यहां से निकलने वाला प्रेशर हाई हो जाएगा। अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर से आने वाला लिक्विड जितने ज्यादा प्रेशर में, जितने ज्यादा मात्रा में इवेपोरेटर में जाएगा, उतना वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। जो -12 था -15 में भी जाएगा। अगर मुझे ठंडी की सीजन में यहाँ का टेम्परेचर कम चाहिए, तो उस वक्त हम इस वॉल को थोड़ा सा टाइट करेंगे। टाइट करने से क्या होगा कि यहाँ का जो प्रेशर था, ये प्रेशर हल्का सा लो हो जाएगा, और प्रेशर लो होने से यहाँ का टेम्परेचर जो -15 था, ये -7 -8 में भी आएगा। जहां पर ज्यादा आवश्यकता नहीं है वहां पर उस वक्त तुम प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हैंड एक्सपेंशन वॉल। आरसीडी कई सारे प्रकार की है। फर्स्ट ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल, कैपिलरी ट्यूब, हाई साइड फ्लोट वॉल, लो साइड फ्लोट वॉल और हैंड एक्सपेंशन वॉल। 6 प्रकार के आरसीडी। उसमें से इस आइस प्लांट के अंदर हैंड एक्सपेंशन वॉल, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल, ये 3 प्रकार के आरसीडी इसके अंदर यूज की जाती है। नॉर्मली हमने पहले वाले इवेपोरेटर के साथ, दूसरे वाले इवेपोरेटर के साथ देखा
तो इसके अंदर थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व की आरसीडी यूज की गई है, और कोल्ड रूम के लिए देखा तो हैंड एक्सपेंशन वॉल्व की आरसीडी यूज की गई है। ऐसी इसके अंदर और कई सारे टैंक होते हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूटर पोर्ट उतने टैंक होते हैं, और सबका आउटलेट, ये जितने भी इवेपोरेटर है इन सबका आउटलेट को जोड़कर एक ही बड़े पाइप के साथ फिर उन्हें जोड़कर सक्शन लाइन के साथ लाया जाता है। हाँ, सबके पाइप में यहाँ पर एक एक एसवी आता है, सोलेनाइड वॉल्व, सबके पाइप में एक एसवी आएगा। अगर यहाँ का मुझे ये वॉल्व या ये कोल्ड रूम अभी मुझे चलाना ही नहीं है, या ये टैंक अगर मुझे चलाना ही नहीं है, तो उस वक्त हम लोग यहाँ से इसका एक ये वॉल्व बंद करेंगे, और ये टैंक का जो एसवी है सोलेनाइड वॉल्व इसको बंद करेंगे, तो इसके अंदर लिक्विड जाएगा, नहीं जा पाएगा। लिक्विड नहीं गया तो यहाँ पर कूलिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी मुझे इसकी फिलहाल जरूरत ही नहीं है। ठंडी की सीजन में क्या होता है, नॉर्मली सभी जगह पे क्लाइमेट सेम होता है, ठंडा होता है, बाहर का टेम्परेचर लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है, उस वक्त आइस की ज्यादा जरूरत नहीं होती। जो मछुआरे रहते हैं, जो आइसक्रीम प्रोडक्शन करने वाले रहते हैं, उनको भी ज्यादा आइस नहीं लगता है, मछुआरों को ज्यादा आइस नहीं लगता है। जो चिकन मटन मांस वगैरह ये नॉर्मल, ये ठंडी की सीजन में वैसे भी स्टोरेज सुरक्षित रह पाते हैं। सब्जियां इस सीजन में जो हम लोग को मिलती है, फल फूल पौधे जो हम लोग को मिलते हैं, जो कुछ फ्रूट्स मिलते हैं, ये नॉर्मल इस सीजन में, ठंडी की सीजन में सुरक्षित रहते हैं। तो वो टाइम पे ये जो आइस फैक्ट्री में जो आइस का प्रोडक्शन निकला जाता है, उस आइस के प्रोडक्शन को स्टोरेज रूम में सेट करेंगे। लेकिन अभी मुझे ये जो तीन पोर्ट दिए डिस्ट्रीब्यूटर पे, उस तो मुझे 2 पोर्ट की अभी आवश्यकता ही नहीं, सिर्फ एक ही चलाना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एसवी दिए जाते हैं, ताकि सोलेनाइड वॉल्व द्वारा आप उसके इनलेट आउटलेट लाइन को अगर बंद कर दो तो उस इवेपोरेटर में या उस स्थान पे लिक्विड जाएगा ही नहीं, और आपका पूरा प्लांट यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से अभी हमने यहाँ पर देखा कि इवेपोरेटर के अंदर इवेपोरेशन कैसे होता है, कोल्ड स्टोरेज के अंदर आइस स्टोरेज कैसे होता है, कंप्रेसर गैस को कंप्रेसर कैसे करता है, ऑयल सेपरेटर में से ऑयल कैसे अलग हो जाता है। फिर देखा कि कंडेंसर में गैस का ठंडा होना, पानी का ठंडा होना, ये जो वाटर पंप होते हैं, इस वाटर पंप का काम देखा कि पानी को कैसे ऊपर तक लेके जाता है। पानी अपने आप ऊपर जाता है क्या? नहीं, पानी को अगर आपको नीचे से ऊपर तक उठाना है तो उसके लिए आपको पंप लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 3 फेज टाइप के पंप थे। फिर कंडेंसर में जो लो टेम्परेचर गैस है, इस लो टेम्परेचर गैस को एक आउटलेट द्वारा वापस लिक्विड रिसीवर में भेजा जाता है। पूरे प्लांट की सेफ्टी सुरक्षा करने का काम आपका लिक्विड रिसीवर करता है। अगर आपको कभी प्लांट एक जगह से, अगर ये प्लांट मान लो कि सपोज पालघर में मुझे ये प्लांट यहाँ से वाशी लेके जाने का या वापी लेके जाने का है, तो हम लोग आखा उठा के लेके जा सकते हैं? इम्पॉसिबल। उस वक्त हम पूरे प्लांट के गैस को इस लिक्विड रिसीवर में स्टोरेज करेंगे। लिक्विड रिसीवर में स्टोरेज करने के बाद इसके एक एक पार्ट को डिसमेंटल करो, ट्रांसपोर्ट में डालो, फिर तुम लोग प्लांट को यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो, शिफ्टिंग कर सकते हो। इस तरह से पूरे प्लांट के गैस को यहाँ पर स्टोरेज किया जाता है। मतलब लिक्विड रिसीवर के फायदे क्या क्या देखो। लिक्विड रिसीवर गैस को स्टोरेज करता है, लिक्विड रिसीवर लिक्विड की लेवल को स्थिर करता है, लिक्विड रिसीवर प्रेशर बढ़ने की स्थिति में उसको विस्फोट होने से बचाता है, लिक्विड रिसीवर गैस को सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते वक्त उसको रिकवर करने का काम करता है। इस तरह से लिक्विड रिसीवर के कई सारे फायदे, इसीलिए बड़े बड़े प्लांटों में लिक्विड रिसीवर होता है। इसके अंदर ड्रायर देखा आपने? नहीं, ड्रायर का यूज छोटे छोटे सिस्टम में किया जाता है। लिक्विड रिसीवर फ्रिज में वगैरह लगाते हैं? नहीं लगाते। लिक्विड रिसीवर का प्रयोग ज्यादातर आइस प्लांट, सेंटर प्लांट, कोल्ड स्टोरेज प्लांट, ऐसे बड़े बड़े प्लांटों में यूज किया जाता है। फिर लिक्विड रिसीवर के बाद देखा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर। लिक्विड रिसीवर और एक्सपेंशन वॉल्व, इन दोनों के बीच की जो लाइन होती है इसको बोलते हैं लिक्विड लाइन, इसको बोलते हैं लिक्विड लाइन। इस लिक्विड लाइन को इंसुलेशन द्वारा एकदम एयर टाइट किया जाता है ताकि बाहर की हवा इससे ना लगे। फिर लिक्विड लाइन में से जो लिक्विड निकलता है डिस्ट्रीब्यूटर में, यहाँ पर आपने देखे 1 और 2 इवेपोरेटर देखे। ऐसे आइस प्लांटों में 3 या 4 टैंक सिर्फ आइस बनाने के लिए रहती है, और एक बड़ा कोल्ड रूम रहता है कि इसके अंदर आसपास के मछुआरे, आसपास के गांव वाले अपने पास जो मच्छी रहती है, चिकन मटन मांस मच्छी वगैरह रहती है, उसको स्टोरेज कर देते हैं। आइस बनाया हुआ स्टोरेज करता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि इवेपोरेटर, जो टैंक टाइप इवेपोरेटर है, ये इवेपोरेटर यहाँ पर लगभग एक कैन को, अगर इसके अंदर ऐसे 60 कैन है, इस 60 कैन को अगर हम लोगों ने आज शाम को 6 बजे भरा तो सुबह के 6 बजे हम लोग को सभी कैन आइस में बदलते हुए दिखेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? कंप्रेसर द्वारा। तो इस कंप्रेसर को सुरक्षित कैसे करेंगे? मोटर के द्वारा। मोटर कैसे कंट्रोल होगी? यहाँ पर एसपी, डीपी और ओपी,
सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, ऑयल प्रेशर, तीनों की रीडिंग आपको लेना है। वहां पर जो ऑपरेटर रहता है आइस प्लांट में या कोई भी ऐसे बड़े बड़े प्लांटों में जो ऑपरेटर रहते हैं, मैकेनिक रहते हैं, इसमें से ऑपरेटर का काम है कि इसकी एक एक घंटे में रीडिंग लेना। फॉर एग्जाम्पल आज सुबह अगर मैंने इसका 10 बजे रीडिंग लिया हो, सक्शन प्रेशर मुझे मिला, आइस प्लांट में सक्शन प्रेशर मुझे मिला 40 डिग्री पाउंड, 35 डिग्री पाउंड, डीपी डिस्चार्ज प्रेशर मिला 280 डिग्री पाउंड, ओपी ऑयल प्रेशर मिला 30 डिग्री पाउंड। फिर हम लोग 11 बजे चेक करेंगे। इसमें 1-2 पाउंड कम ज्यादा हुआ चलेगा, लेकिन अगर 20-25 पाउंड से अगर कम ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है तो सिस्टम के लिए डेंजरस है, सिस्टम के लिए मतलब नुकसानदायक है। तो इसीलिए जो ऑपरेटर रहते हैं ना, एक एक घंटे में इसकी रीडिंग ले लेंगे, फिर उसकी जो रिपोर्ट रहती है, ये रिपोर्ट शाम को अपने इंजीनियर को दे देंगे। इस तरह से इसकी मेंटेनेंस की जाती है, क्योंकि बड़े पैमाने में होने के कारण इसको ऑपरेट करना, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कई ज्यादा मात्रा में नुकसान दे सकता है। इस तरह से आइस प्लांट वर्क करता है। थैंक यू।